ठीक है। लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया का मतलब इंडिया का पुराना लिटरेचर, जिसमें बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे वेद, बहुत सारे कवि कथा काव्य लिखे गए और आज हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। लिटरेचर हेरिटेज ऑफ इंडिया मीन्स कि इंडिया का पुराना लिटरेचर, जैसे कि भगवत गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, ठीक है, और जो अलग अलग कथाएं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये सब हमारा लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया में आता है। तो जिस तरह से इंडिया ने आर्किटेक्चर में प्रोग्रेस किया, जिस तरह से इंडिया ने आर्ट में, क्राफ्टमैनशिप में, और आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि आयुर्वेद में, साइंस में, स्पेस साइंस में, अर्थशास्त्र में, सब में हमने प्रोग्रेस किया, वैसे ही इंडिया का जो हेरिटेज है, लिटरेचर का जो हेरिटेज है, वो भी काफी रिच है। ठीक है। लिटरेचर की शुरुआत होती है भाषा से। सबसे पहले भाषा बनती है और भाषा के पहले स्क्रिप्ट बनती है। मतलब जैसे आप लोग जब इंग्लिश सीख रहे थे तो इंग्लिश सीखने से पहले आपने क्या सीखा था? ABCDEFG। ठीक है। तो ABCDEFG क्या हो गया? स्क्रिप्ट हो गया। फिर आपने A फॉर एप्पल पढ़ा, B फॉर बॉल पढ़ा, BAT बैट पढ़ा, CAT कैट पढ़ा, और जब आपको एक लैंग्वेज की पूरी इंफॉर्मेशन हो गई तो आज हम अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो कोई भी भाषा की शुरुआत स्क्रिप्ट से होती है। लेकिन जब प्रिमिटिव मैन इंडिया में थे तब कोई भी स्क्रिप्ट नहीं था, कोई भी भाषाएं नहीं थी। इंसान सिर्फ एक जानवर की तरह जीता था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस जमाने के जो प्रिमिटिव मैन थे वो थोड़े सुपीरियर थे, उनके अंदर ब्रेन था, ठीक है, बाकी के एनिमल्स की कंपैरेटिवली। इसीलिए जब उनको एक्सप्रेस करना होता था अपने आप को, एक दूसरे से कोई बात करनी होती थी, तो वो इशारों से करते थे, सिंबल्स ड्रॉ करते थे, ड्राइंग्स बनाते थे, साउंड क्रिएट करते थे। और इसीलिए अगर आप कभी आपको मौका मिले, महाराष्ट्र में जो अजंता केव्स है, इलोरा केव्स है, वहां पे आप जाओगे तो आपको आज भी प्रिमिटिव मैन जो सिंबल्स यूज करते थे, ड्राइंग यूज करते थे, उसकी वो ड्राइंग्स आज भी बने हुए हैं, जो बताता है कि जब भाषाएं नहीं थी तब प्रिमिटिव मैन कैसे एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं। और रही बात आज की, तो आज हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक मतलब भाषाओं के हिसाब से स्टेट के बंटवारे किए गए। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है, ठीक है, और बंगाल में बंगाली बोली जाती है। तो हम देख सकते हैं कि इतने सारे स्टेट्स है और आज इतनी सारी भाषाएं हैं, जिसमें से हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। अब भाषाओं के अलावा इंडिया में अलग अलग तरह की भाषाएं और भी बोली जाती है, जिसको हम डायलेक्ट्स बोलते हैं। डायलेक्ट्स, जैसे कि आपको गुजराती में एग्जांपल दे तो नॉर्मली हम गुजराती में कोई कहीं जा रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या जाए छे, ठीक है। लेकिन मेहसाणा में जाओगे तो क्या बोलेंगे? क्यों जाए छे, बराबर। फिर कच्छ में जाओगे तो कच्छ वाले अलग गुजराती बोलते हैं, डीसा वाले अलग गुजराती बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ गुजरात की अलग गुजराती है, ईस्ट गुजरात की अलग है, सेंट्रल गुजरात की अलग है। सब ने अपने अपने गुजरात में गुजराती भाषा के ही इतने सारे वर्जन बना दिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायलेक्ट बोलते हैं। अब आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो उनकी हिंदी आपको अलग लगेगी। वहां पे तो भोजपुरी भी बोली जाती है, भोजपुरी तो पिक्चरें भी आती है, ठीक है। अवधी बोली जाती है, अवधी भाषा बोली जाती है। अलग अलग तरह के डायलेक्ट बोले जाते हैं। बिहार में जाओगे तो बिहारियों की हिंदी अलग लगेगी आपको, और अगर हरियाणा जाओगे तो हरियाणा की हिंदी अलग लगेगी। कभी देखना हो कैसी मिलेगी तो हरियाणा की वो पिक्चर है ना दंगल, तो देख लेना, पता चल जाएगी। तो अलग, ये सब अलग अलग डायलेक्ट्स है, लोकल लैंग्वेजेस हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा इतनी सारी भाषाएं हैं और इतना पुराना इंडिया का इतिहास है, इतना पुराना नेशन है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि कितने राजा महाराजा आए उस जमाने में, कितनी सारी ऐसी कथाएं लिखी होगी, कितनी ऐसी कविताएं बनी होगी, गीत बने होंगे, ठीक है। और आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंडिया का जो एंशिएंट लिटरेचर है, ठीक है, कथा, कविता, गीत, लोकगीत, संगीत, ये सब हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं।
Let us start with the introduction. So man took help of expression, symbols, drawings and sound to communicate his thought, ideas, feeling and emotion to others. ठीक है, जब भाषाएं नहीं थी तब ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था. And this led to the invention of dialects. Dialects का मतलब होता है लोकल भाषा. ठीक है, आज अहमदाबाद में आप अगर 25-30 साल से रहते हो तो आपकी गुजराती चेंज हो गई है. अगर आप अहमदाबाद में 25-30 साल से रहते हो तो आपकी हिंदी भी अलग हो. और अगर आप अहमदाबाद छोड़ के उत्तर प्रदेश चले जाओ और वहां पे 25-30 अपनी जिंदगी की निकाल दोगे तो वहां पे आपकी हिंदी भी बदल जाएगी. कहने का मतलब ये है कि डायलेक्ट का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस. ठीक है, मेन लैंग्वेज के साथ साथ दूसरी जो लोकल लैंग्वेजेस होती है उसको डायलेक्ट बोलते हैं. So this led to the invention of dialects and script. This script contributed to the development of language. पहले स्क्रिप्ट बनी जैसे A for apple, B for ball, ABCD बना और उसके बाद भाषाएं बनी. Over a period of time, language was used for expression of thoughts. फिर भाषाओं का यूज किया जाने लगा थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए और फिर थॉट्स को एक्सप्रेस करने के बाद लिखना शुरू हुआ और लिटरेचर की शुरुआत हुई. जो रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, ये सब हमारे इंडिया का पुराना लिटरेचर है. ठीक है, फ्रॉम एशियन टाइम इंडियन लिटरेचर इज नोन फॉर डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस. डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी. इतने सारे लोग आए. हम अगर इंडिया का इतिहास देखें तो सबसे पहले ग्रीक्स आए. ठीक है, हमने पढ़ा ही चैप्टर नंबर 1 में कितने लोग इंडिया में आए. मंगोलॉइड्स आए, ऑस्ट्रोलॉइड्स आए, निग्रोइड्स आए. ठीक है, उसके बाद भी ग्रीक्स आए, शाकास आए, कुशन्स आए, पल्लवास आए. फिर ब्रिटिशर्स के पहले भी ये मुगल एम्परर आया. ठीक है, उसके अलावा और भी टर्किश के राजा आए, अरेबियन कंट्री से राजा आए. सब जगह से इंडिया में वो एंटर हुए. फिर पोर्चुगीज आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए. ठीक है, और ब्रिटिशर्स पोर्चुगीज जो गए उसके बाद इंडिया में कोई नहीं आया, मतलब आके जिसे राज किया. तो इन शॉर्ट इतना अगर इतने सारे लोग अलग अलग देश से हमारे देश में आए थे तो स्वाभाविक है कि वो भी अपने कल्चर को डेवलप करेंगे. ठीक है, जो मुगल था वो उर्दू में और पर्शियन लैंग्वेज दोनों में कल्चर को डेवलप किया. जो हिंदू राजा था उसने संस्कृत में डेवलप किया. ठीक है, जो नेटिव लैंग्वेजेस थे कन्नड़ में, मलयालम में, तेलुगु में, द्रविडियन लैंग्वेज तो सबसे पुरानी लैंग्वेज थी तो उसमें भी काफी लिटरेचर डेवलप हुआ. देखते देखते ये कि इंडिया का जो लिटरेचर था वो बन गया फुल ऑफ वैरायटी. इतनी वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी कि हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे लेकिन लिटरेचर खत्म नहीं होगा. ठीक है, अगर आपको ऐसा इसका समझना हो तो खाली शादस को सर्च करना. शादस गूगल पे आप शादस को सर्च करके तो आपको रियलाइज होगा कि कितने सारे कथाएं थी, कितनी सारी ग्रंथ थे. Okay, from ancient time, Indian literature is known for diversity. Indian scholars divided ancient literature into two, Vedic and classical literature. ठीक है, दो पार्ट में हमारा लिटरेचर डेवलप हुआ. पहला वाला वैदिक लिटरेचर. अब वैदिक में क्या था? वेद था, पुराण था, मंत्र थे. अब वेद और मंत्र जो थे वो तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही समझ में आता था, जो उसकी स्टडी करता था. जैसे किसी ऋषि मुनियों ने और सबने वेद बनाए तो उसकी जो स्टडी करता था वही इस लैंग्वेज को समझ पाता है. लेकिन क्लासिक लिटरेचर का जन्म इसीलिए हुआ ताकि वेद को स्टोरी के थ्रू समझाया जाए. ठीक है, क्लासिकल लिटरेचर में ज्यादातर कथा है, स्टोरीज है. जैसे आप सुन रहे होंगे रामायण की स्टोरी में, महाभारत की स्टोरी है, तो वो सब क्लासिकल लिटरेचर है. और जो वेद की बात करते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, वो वैदिक लिटरेचर है. जब वेद बने, पुराण बने, वो पूरे संस्कृत में बने. वो संस्कृत आज भी उनको नहीं आती, तो उस जमाने में भी ऐसा आती होगी लोगों को. तो गिने चुने आधे % लोगों को ये लैंग्वेज आती थी. तो बाकी के 99.5% लोगों को वेद की नॉलेज मिले उसके लिए उन्होंने कथाएं बनी. जैसे हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चर की स्टोरी होती है और उस स्टोरी को एक्सप्रेस करने के लिए वो 3 घंटा उसको परफॉर्म करते हैं. वैसे ही वेद में क्या लिखा है, वेद क्या हमको समझाना चाहता है, उसके लिए उन्होंने क्लासिकल लिटरेचर डेवलप किया. उसके अलावा फोक लिटरेचर भी डेवलप हुआ. फोक लिटरेचर मतलब जो लोकल लोग होते हैं, ठीक है, जैसे गुजरात में मेहसाणा के लोग हैं, राजस्थान, फिर
कच्छ के लोग हैं, तो वो लोगों ने भी अपना लिटरेचर डेवलप किया, क्योंकि इतनी सारी डायलेक्ट्स भी थी, खाली भाषाएं नहीं थी, भाषा के अलावा डायलेक्ट्स भी, और इसी की वजह से हमारा जो लिटरेचर था वो बहुत अलग अलग भाषाओं में बना, और आज हम उसको पढ़ भी रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर, मेन चैप्टर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। If we quickly look at the history, we can see an emergence of variety of languages since century. This language influenced one another. ठीक है, ये भाषाओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया। अब जैसे कि आप जानते होंगे कि संस्कृत के जो शब्द है आज हम हिंदी में भी उसका यूज करते हैं। हिंदी में बहुत सारी चीजें जो है वो संस्कृत में से ली गई, जैसे इंग्लिश का एग्जांपल है तो मातृ बिकम्स मदर, ठीक है, भ्रातृ बिकम्स ब्रदर, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री बिकम्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसके ऊपर से इंग्लिश भी बनी, हिंदी भी बनी, उर्दू भी बनी, तो भाषाएं जो थी वो एक दूसरे के साथ प्रभावित हुई। आज अगर आप सिंपल एग्जांपल में आपको दूं, आज आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, आपने इतने साल आपने इंग्लिश मीडियम में निकाल दिए, आपको बड़े इंग्लिश फ्लुएंसी ना आती हो, लेकिन हम जो हमारी भाषा बोलते हैं गुजराती, घर पे अगर आप शायद गुजराती बोलते हो या हिंदी बोलते हो, तो आप सोचो कि उस गुजराती भाषा में आप कितने शब्द का, कितने अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हो। मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा तुमको शॉकिंग लग रहा होगा कि मैंने क्या बोला, अंग्रेजी शब्द प्रयोग, ठीक है, क्योंकि ये हमारी शुद्ध हिंदी है, और आज तक शुद्ध हिंदी कौन बोलता है? हाँ, वो नीतीश सर बोलते हैं, क्योंकि हिंदी उनका सब्जेक्ट है, जो हिंदी की टीचर होती है, गुजराती की टीचर होती है, वो शायद शुद्ध बोलती है, लेकिन ऐसा आज आपको शायद कोई घर मिलेगा, शायद ही कोई परिवार मिलेगा जो शुद्ध हिंदी में बात करता है या शुद्ध गुजराती में बात करता है, ठीक है। कोई ना कोई शब्द गुजराती के इंग्लिश में आ ही जाते हैं, ठीक है, मतलब गुजराती बोलते बोलते इंग्लिश के कुछ शब्द आ जाते हैं, हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो भाषा है एक दूसरे से प्रभावित होती है, प्रभावित होते होते हमारी भाषा बनी, ठीक है। आज जो तुम हिंदी बोलते हो, जो तुम गुजराती बोलते हो, वो शुद्ध गुजराती या शुद्ध हिंदी नहीं है। आप एक सेंटेंस बोलोगे तो हो सकता है कि उस सेंटेंस में एक या दो वर्ड्स हिंदी या इंग्लिश के हो, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया एक या दो वर्ड्स हिंदी या इंग्लिश में हो, मुझे बोलना चाहिए था एक या दो शब्द अंग्रेजी में हो, लेकिन निकलता ही नहीं, बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है, ध्यान से सोच सोच के बोलते हैं तो निकलता है। इसका मतलब ये कि हमारी जो भाषाएं है वो किसी न किसी के साथ इन्फ्लुएंस होती है। इन्फ्लुएंस मतलब किसी न किसी भाषा का हमारी भाषा पे प्रभावित करता है, प्रभाव पड़ता है। आज आप कोई एग्जांपल ले लो कि मान लो एक प्योर काठियावाड़ी गुजराती लड़का है जिसने अपना पूरा एजुकेशन गुजराती मीडियम में पढ़ा, लेकिन वो 10 साल अमेरिका रह के आता है, तो 10 साल अमेरिका रह के आता है, यहाँ पे वो गुजराती ही नहीं बात करता है, उसको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश तो दूर दूर तक नहीं आती, लेकिन 10 साल रहने के बाद वो टोटल इंग्लिश में बात करता है। वो इसीलिए क्योंकि आजू बाजू की भाषा है, उसकी भाषा में क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, और इस तरह से नई नई भाषा बनती है। हमको ऐसा लगता होगा कि हमारी हिंदी भाषा ऐसे किसी ने बना दी, बिल्कुल गलत। हमारी हिंदी भाषा ऐसे नहीं बनी, किसी न किसी भाषा से निकली है हमारी भाषा, हिंदी भाषा, ठीक है। एज अ रिजल्ट some new language and literature have developed. The best example of this is the Sanskrit language. Sanskrit language is less in use in present time, but religious ceremonies and worshiping rituals in Sanskrit language, ठीक है। आज संस्कृत लैंग्वेज बहुत कम हम यूज करते हैं। आज संस्कृत लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कामों में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने संस्कृत शब्द ऑप्शन में लिया है 10th स्टैंडर्ड में, आप उनको पूछो तो उनको कोई संस्कृत से लगाव नहीं है, संस्कृत से कोई प्यार नहीं है, उनको ये पता है, उनको किसी ने बताया है कि संस्कृत लेगा तो अच्छा मार्क्स आएगा, स्कूलिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए वो संस्कृत ले रहे हैं, ठीक है। मतलब संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत लैंग्वेज का आज इंपॉर्टेंस लगभग खत्म हो गया। रिलीजियस सेरेमनीज, ठीक है, जो पंडित होते हैं, ठीक है, या जो हमारी पूजा पाठ होती है उसमें ही हम इस भाषा का उच्चार करते हैं, अदरवाइज संस्कृत का अब हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और उसमें भी आजकल जब संस्कृत में पंडित आके कोई कथा बोलता है, ठीक है, तो फिर लोग क्या बोलते हैं कि पंडित जी
थोड़ा गुजराती में समझाओगे, थोड़ा हिंदी में समझाओगे, तो फिर वो बेचारे को हिंदी में ट्रांसलेट करके देना पड़ता है, क्योंकि प्योर संस्कृत तो आप पता ही नहीं चलेगा। आपकी शादी हो रही है, पंडित मंत्र पढ़ रहा है या गालियां दे रहा है संस्कृत में, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आपको लगा होगा कि आपकी शादी हो रही है और वो आपको गालियां दे रहा होगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि संस्कृत लैंग्वेज आज एक लिमिट हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक चीजों में उसका इस्तेमाल किया जाता है, बाकी रियल लाइफ में संस्कृत की कोई बात नहीं करता। जनरली लैंग्वेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ह्यूमन फॉर बेटर एक्सप्रेशन। ठीक है, लैंग्वेज की जरूरत इसीलिए है ताकि लोग अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकें। सोचो अगर मुझे तुमको लेक्चर लेना हो और मुझे इशारे से समझाना हो, ठीक है, मैं इशारा म्यूट कर दो अपने आप को इशारे से समझो, तो 97 स्टूडेंट है, उसमें से शायद 5 या 6 स्टूडेंट ही इशारे से समझ पाएंगे, बाकी के 90 लोगों को सब बहुत जाएगा, अरे मुझे भी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी समझाने नहीं आएगा। इसका मतलब जब हम कोई भी चीज को बोलते हैं, इशारा करना से ज्यादा होता है कि जब हम कोई चीज को बोलते हैं तो लोग ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ठीक है, इंडिया's most ancient script is the हड़प्पन civilization। इंडिया की सबसे पुरानी स्क्रिप्ट जो थी जिसमें लिटरेचर मिला है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। लेकिन वो लैंग्वेज ऐसी लिखी गई है कि आज तक हम उसको ट्रेस नहीं कर पाए कि लिखा क्या है, समझ में नहीं आती है कि क्या लिखा गया है। ठीक है, आपको पता होगा ऋतिक रोशन की मूवी आई थी मोहनजोदारो, देखिए उन लोगों ने मोहनजोदारो। Yes, sir. Yes, sir. मोहनजोदारो मूवी में अगर आपने स्टार्टिंग देखा हो, स्टार्टिंग का शायद 5 मिनट देखा हो, तो 5 मिनट तो वो क्या बोलते हैं आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि हम कोई डब पिक्चर देख रहे हैं, कोई मलयालम तेलुगु कन्नड़ जैसी कोई भाषा बोल रही है। ठीक है, एक्चुअली वो पिक्चर में पहली 5 मिनट अलग भाषा में इसीलिए बताने की कोशिश की है ताकि वो तुमको समझा सके कि एक्चुअल में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में जो भी हमको कागज मिले, वो कागज में क्या लिखा है हमको आज तक समझ में नहीं आया। इसीलिए पिक्चर की स्टार्टिंग देखना, पूरी पिक्चर भले मत देखो, टाइम मिनट का बेकार पिक्चर है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग की 5 मिनट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 5 मिनट तो क्या बोलते हैं समझ नहीं आता, एक अलग भाषा का यूज किया जाता है। तो which has not been dissipated, वो भाषा का आज भी हम डिसिपेट नहीं कर पाए, डिसिपेट मतलब आज हम उसको ट्रेस नहीं कर पाए, एंड सो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ले पाए। फिर आता है संस्कृत की शुरुआत, महर्षि पनिनी। पनिनी वैसे आजकल हम लोग इटालियन फूड में खाते हैं, ठीक है, लेकिन महर्षि पनिनी बहुत बड़े संस्कृत स्कॉलर थे, ग्रामरियन थे। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन करना, who was a great Sanskrit grammarian, it was Maharshi Panini. The most important book of this kind, Maharshi Panini, was अष्टध्यायी। अष्टध्यायी मतलब इनमें से 96 स्टूडेंट में से अगर किसी स्टूडेंट को संस्कृत में डिटेल में जाना है, संस्कृत को बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो लाइफ के किसी पड़ाव पे आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, अष्टध्यायी, जो आपको संस्कृत ग्रामर को समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा। संस्कृत इज कंसीडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ आर्यंस। ठीक है, संस्कृत को आर्यंस की लैंग्वेज बोली जाती है, आर्यंस नॉर्मली हिंदू माने जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए संस्कृत इज कंसीडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ आर्यन, ऐसा बोला जाता है कि संस्कृत की शुरुआत आर्यंस ने। It has been accepted by all the international level that Sanskrit is the best language for computer use also. ठीक है, कंप्यूटर यूज के लिए भी संस्कृत अच्छी लैंग्वेज है, ये पूरा देश मानता है, पूरी दुनिया मानती है। संस्कृत was the chief language for knowledge, science, religion and philosophy. ऐसा इसीलिए बोला, ये लास्ट लाइन ऐसा इसीलिए बोली है क्योंकि पुराने जमाने में जितने भी वेद थे, जितने भी पुराण थे, जितनी भी कथाएं थी, ये सारे वेद पुराण कथा संस्कृत में लिखे गए थे, और इसीलिए इसको कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ नॉलेज, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसॉफी। मतलब अगर आप एंशिएंट इंडिया में पैदा हुए होते और अगर आपको पढ़ना होता तो आपके पास एक ही ऑप्शन था और वो था संस्कृत। ठीक है, तो दिस इज अबाउट लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड इंट्रोडक्शन। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा जो हमारे लिटरेचर की शुरुआत हुई थी वो वेद से हुई थी। वेद, तो वेद का मतलब होता है नॉलेज, दे आर फोर। अब देखो आजकल हमको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो
आपको कुछ भी जानना हो तो हम लोग गूगल कर लेते हैं, ठीक है। गूगल हमको सारे आंसर दे ही देता है। ज्यादा अच्छी तरह से समझना हो तो यूट्यूब भी कर लेते हैं। तो गूगल और यूट्यूब ये बेस्ट ऑप्शन है आज के जमाने में। लेकिन सोचो कि उस जमाने में जब दुनिया नहीं थी, दुनिया नई थी, मतलब नवी नवी दुनिया थी, नए नए लोग थे, कोई गूगल नहीं था, कोई कंट्री नहीं थी, बस एक लैब था, कुछ जानवर थे और उसके साथ थोड़े बहुत इंसान। तो सोचो उनको अपने जवाब कैसे मिलते हो। वो भी तो देखते होंगे कि लाइफ में लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग पैदा हो रहे हैं, कोई दुख से मर रहा है, कोई हंसते हंसते मर रहा है, मतलब उनके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। और इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी जिए, ठीक है, जैसे कि एक टाइम होता था कि भाई एक एज के बाद वो लोग जंगल पे चले जाते थे, जंगल में एकांत में वो बैठते थे और अपने जिंदगी के जो अनुभव थे, एक्सपीरियंस थे। अगर आज आप 60 साल की जिंदगी जी रहे हो, इसका मतलब आप जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को समझ लेते हो, देख लेते हो। आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप समझ सकते हो कि ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करना है, आप समझदार हो जाएंगे। तो वैसे ही जो उस जमाने में पुराने लोग थे, ठीक है, मतलब जो लोग एक एज के बाद वो क्या करते थे, जंगलों में चले जाते थे और एकांत में ये सारे वेद को लिखते थे, ठीक है। और उसी वेद के अंदर आज आपको सारे जवाब मिले। तो वेदास मतलब कि वेद, जिसका मतलब होता है नॉलेज, एंड देयर आर 4 चार वेद। ऋग्वेद, अगर आप हिंदू हो तो भाई धार्मिक धर्म के हिसाब से आपको ये चीज जाननी चाहिए, ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आप हिंदू धर्म को बिलोंग करते हो तो भाई कौन से वेद है, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो एबीसीडी जैसे आपको आनी चाहिए, वैसे ही अगर आप हिंदू हो तो आपको ये हमारे हिंदू धर्म की एबीसीडी है, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद था ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। देखिए स्लाइड को अंडरलाइन भी कर लेना। सबसे पुरानी किताब जिसके अंदर 1028 वर्सेस है। वर्सेस का मतलब होता है श्लोक, मंत्र या श्लोक जो आप बोलते हो वो है। इट इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन, ठीक है। इसके अलग-अलग जैसे सीजन 1 सीजन 2 आजकल होता है ना, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो वैसे ही ऋग्वेद में बहुत डीप नॉलेज है, इसके लिए उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया। मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर्स ऑफ गॉड्स, ठीक है, गॉड की पूजा है, गॉड को जो पूजा करना है, उनको जो मंत्र का उच्चार करना है वो है इसके अंदर। दे वर यूज्ड ड्यूरिंग द यज्ञ में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे हम जब भी यज्ञ करते हैं, ठीक है, यज्ञ हवन करते हैं जिसको बोलते हैं, तो हवन में हम हमेशा मंत्रों का उच्चार करते हैं। तो ये मंत्रों का उच्चार किया जाता था कहाँ पे, ऋग्वेद, उस जमाने में, सॉरी, ऋग्वेद में ये सारे मंत्र लिखे गए हैं। और जब भी यज्ञ होते थे उसमें इस मंत्र का यूज किया जाता था। ये चैप्टर पढ़ने से पहले बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये जो राम कथा है या ये जो भगवान की आरती है, पूजा है, हम जो दीप करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, कैंडल जलाते हैं, ये सब शायद भगवान ने हमको बताया होगा। लेकिन एक्चुअल में भगवान ने हमको ऐसा कुछ नहीं बताया। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी फिलॉसफी, हमारा विश्वास है, हमारी थॉट्स है, जिसके वजह से आज हम इस तरह के मंत्रों का उच्चार करते हैं। भगवान ने नहीं बोला था कि जब तुमको मेरी याद आए तो यज्ञ करो और यज्ञ में ये मंत्र बोलो, लेकिन हमने हमारे फिलोसॉफिकली ये मंत्र बनाए और उसके ऊपर हमको बहुत ज्यादा विश्वास है। और उसके लिए हम जब भी मंत्र करते हैं, जब भी हम यज्ञ करते हैं, इस मंत्रों का उच्चार करते हैं। अमंग द वर्सेस 1028 वर्सेस है, उसमें से कुछ वर्सेस है अबाउट द वर्शिपिंग उषा। उषा का मतलब होता है सन गॉड। सन गॉड सन की जो सूरज की जो किरणें होती है, किरणों के ऊपर ये मंत्र है। द गॉडेस ऑफ डॉन, डॉन का मतलब होता है सनराइज, द गॉडेस ऑफ सनराइज। सनराइज की गॉडेस कौन होगी, किरणें, ठीक है, सन की जो किरणें होती है उनके ऊपर भी श्लोक लिखे गए। दे आर फैसिनेटिंग मतलब वेरी ब्यूटीफुल। फिर ऋग्वेद के अंदर आपको मंत्र मिलेंगे, भगवान की गॉडेस ऑफ डाउन के मंत्र मिलेंगे, वो 10 डिवीजन में डिवाइडेड है। उसके अलावा उसके अंदर और भी बहुत सारे सवाल का जवाब है, पॉलिटिक्स को लेके,
सामाजिक को लेके, सोशल लाइफ को लेके, धर्म को लेके, ठीक है। ये ज्यादा ये लिखने वाले आर्यंस थे। आर्यंस जब ओल्ड हो जाते थे तो वो जंगल में जाते थे और वहां पे ध्यान करके अपनी जिंदगी में उन्होंने जो जो सीखा वो सब लिखते थे, जिससे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस इसके अंदर लिखे हैं, जिससे लोगों के सवाल के जवाब मिले, ठीक है। तो इस इन शॉर्ट आर्यंस हु वर रिसाइडिंग इन द रीजन ऑफ सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मतलब जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जमाने वाले, तो उन्होंने ये किताबों को लिखना शुरू किया था, वेद को लिखना शुरू किया था। तो सबसे पहला था ऋग्वेद, इसकी शुरुआत की थी आर्यंस, ठीक है, जिसके अंदर पॉलिटिक्स को लेके, सामाजिक को लेके, धर्म को लेके सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर थे। सेकेंड था संवेद। संवेद हमने ऑलरेडी आगे म्यूजिक में भी पढ़ा था, क्योंकि संवेद में क्या बताया गया था, मंत्रों का उच्चार करना बताया था, मंत्रों को बोलना कैसे है, ठीक है। जैसे आप लोग ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि मंत्रों का उच्चार कैसे करना है। ओम भूर्भुवः स्वः जो हम ऐसे गा के बोलते हैं, मतलब जो मंत्र से ही संगीत की शुरुआत हुई, कोई म्यूजिक बना नहीं था, लेकिन मंत्रों को बोलते बोलते म्यूजिक की शुरुआत हुई, टोन्स बनी। तो इसीलिए संवेद को माना जाता है गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। गंगोत्री का मतलब होता है जहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है, वो गंगोत्री है। वैसे ही जो म्यूजिक की शुरुआत होती है वो है संवेद। संवेद जो है वो म्यूजिक की गंगोत्री है। तीसरा है यजुर्वेद, जहाँ पे भी यज्ञ के बारे में बताया गया। इसके अंदर भी प्रोस एंड पोएम थे। प्रोस मतलब कि किताबें, एंड वर्स मतलब श्लोक। द डिस्क्राइब्स द हिम मतलब मंत्र रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ यज्ञ। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल। रिचुअल का मतलब होता है रीति रिवाज एंड संस्कार। इसके बारे में हमको पता चला अथर्ववेद में। तो वेद में 4 वेद है, याद रखना इसका नाम। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सेकंड नंबर पे है संवेद, थर्ड नंबर पे है यजुर्वेद, और चौथे और आखिरी नंबर पे है अथर्ववेद, ठीक है। एक बार इसको देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।